नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4PM न्यूज नेटवर्क। ये नेशनल चैनल है जो बंद है, भारत से बाहर देखा जा रहा है। 28 तारीख को इसकी सुनवाई है और मुझे यकीन है आप लोगों के पक्ष में फैसला होगा। बात करते हैं अभय दुबे जी से चर्चा की। आज बातचीत की है कि ज्ञानेश कुमार की लंका लग गई। बंगाल में जिस तरह रिकॉर्ड मतदान हुआ है उसने मोदी शाह के साथ ज्ञानेश कुमार की भी खाट खड़ी कर दी। अभय दुबे जी ने बहुत अच्छा विश्लेषण किया है। सीधा चलते हैं उनके पास और सुनते हैं आज की बात। 4PM में बहुत बहुत स्वागत है अभय दुबे जी आपका। मेरे मित्र ने एक बड़ी मजेदार टिप्पणी करी। उनने कहा कि मोदी जी ने देश में सब कुछ बेचा है। हवाई अड्डे बेचे, ट्रेन बेची, माल बेचा, बाजार बेचा, सब कुछ बेचा। खरीदा तो 10 रुपए का बंगाल में जाके, और 10 रुपए का पैकेट कहीं मिलता नहीं है। कहीं पे भी आप जरा सी कोई और चीज भी खाएंगे तब भी 20 रुपए से कम का कहीं पत्ता होता नहीं। खरीदा भी 10 रुपए का, बेचा पूरे देश को। पहली खरीदारी, पहली बोनी भारी पड़ गई मुझे लग रहा है। ये जो नाटक किया, बंगाल में जो झोला भर के वोट पड़े हैं आज, 93% के आसपास रात के 10 बजे तक का अनुमान था। मेरे एक मित्र हैं बंगाल में, वो बता रहे थे कि एक एक आदमी जिसका नाम आया भी है ना वोटर लिस्ट में, वो भी चिढ़ा बैठा है। इतनी लंबी कवायद SIR के नाम पर कर दी गई और उसके बाद में इतनी फोर्स लगा दी गई, इतनी गुंडागर्दी कर दी गई कि जैसे बंगाल के लोग सब बेईमान हैं। ममता बनर्जी के खिलाफ कोई ऐसी लहर नहीं थी कि 93% वोट हो जाए। और ये जो वोट इशारा कर रहा है, अगर वो वोट मुझसे ज्यादा इंटेलिजेंस अमित शाह जी पे और मोदी जी पे पहुंच गई होगी, अगर मेरा अनुमान सच है तो नींद नहीं आएगी। पिछली बार से बुरा, आधी सीटें भी कहीं ना रह जाएं बीजेपी की, ये लोग डर रहे हैं। अनुमान लग रहे हैं कि सूपड़ा साफ हो जाएगा। इतने गुस्से में हैं बंगाल के लोग कि बंगाल का अपमान हुआ है। दीदी ओ दीदी कान खोल के सुन लो। ये तो कोई बाहर का इलाके का कोई दादा आता है ना कि अब कान खोल कर सुन लो, दिमाग ठीक कर देंगे। बंगाली लोग अपनी अस्मिता को लेकर बड़े वो रहते हैं। आप मंगलवार के दिन तिलक लगा के मछली खा के आप सोच रहे उन्हें पटा लेंगे। तो मुझे लग रहा है आज के मतदान ने मैसेज कर दिया कि बंगाल से तो खतरनाक तूफानी संकेत आ रहे हैं। आपको क्या लगता है अभय जी कि ये गुजराती लॉबी के लिए, गुजरात लॉबी के लिए ये बहुत बड़ा झटका साबित होने वाला चुनाव? इतना रिकॉर्ड मतदान क्या ज्ञानेश कुमार के खिलाफ है, ज्ञानेश कुमार के पक्ष में? बीजेपी तो कहीं है ही नहीं, ज्ञानेश कुमार ही हैं। तो ये उनके पक्ष में है या खिलाफ है? ये बात आपने जो आखिर में कही है अपने वक्तव्य के, ये बिल्कुल ठीक है। ये जो बात आपने कही है कि ये ज्ञानेश कुमार के पक्ष में है या ज्ञानेश कुमार के खिलाफ है, ये अभी तय होगा। और जितना भी गोदी मीडिया है उसने एक नए फिक्रे, एक नए जुमले का इजाद किया है। वो ये है कि भय मुक्त मतदान। वो इसको कह रहा है कि ये भय मुक्त मतदान है, और चूंकि भय मुक्त मतदान है इसलिए ये काफी जम के हो रहा है। अच्छा, लेकिन चूंकि मतदान इतना ज्यादा हुआ जिसकी इन लोगों को उम्मीद नहीं थी, इसलिए थोड़े से है। क्योंकि अभी तक मैंने किसी भी गोदी मीडिया के एंकर और एंकरनी को यह दावा करते हुए नहीं सुना है। चालाकी से तो बातें कह रहे हैं घुमा फिरा के, लेकिन खुल के दावा करते हुए नहीं सुना है कि ममता बनर्जी चुनाव हार गई और भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीत गई। आज जितनी सीटों पर मतदान हुआ है उसमें से 70% सीटें, पिछली बार भाजपा ने जो 77 सीटें जीती थी, 77 सीटें जीती थी, उसका 59, शायद उसमें से 59 सीटें इसी दौर के मतदान के अंदर जीती गई थी। और इस बार चुनाव आयोग ने बड़ी चालाकी से जो 2 चरणों का मतदान किया है, उसमें भारतीय जनता पार्टी की 70% सीटें पहले दौर में रख दी थी और ममता बनर्जी की तकरीबन 80% सीटें जो हैं वो दूसरे दौर में डाल दी थी, ताकि दूसरे दौर में किसी तरीके से वहां पे कोई शिकंजा फिट किया जा सके, ममता बनर्जी की सीटों में कटौती की जा सके। आपने शुभेंदु अधिकारी का वो वक्तव्य सुना होगा, जो शुभेंदु अधिकारी कह रहे हैं कि असली लड़ाई तो, आर पार की लड़ाई तो 29 तारीख को होगी, ये वो कह रहे हैं। अब नंदीग्राम में, जहां पिछली बार शुभेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी को चुनाव हरा दिया था, नंदीग्राम में जहां शुभेंदु अधिकारी का गढ़ कहा जाता है, 2 ब्लॉक्स में बटा हुआ है। एक ब्लॉक में है हिंदू वोटर और एक ब्लॉक में है मुसलमान वोटर। तो शुभेंदु अधिकारी को लगता है कि हिंदू वोटर हम जहां पे हैं वहां तो हम चुनाव जीत ही जाएंगे, लेकिन जहां मुसलमान वोटर है वहां पे हमको जीतने में दिक्कत हो सकती है। लेकिन शुभेंदु अधिकारी भी बहुत ज्यादा अपनी जीत को लेके या मार्जिन को लेके इतने आश्वस्त नहीं थे,
इसलिए वो आज मतदान के दौरान एक एक मतदान केंद्र में जा रहे थे, वहां पर दौरा कर रहे थे। आप इससे अंदाजा लगाइए कि भारतीय जनता पार्टी के एक इतने बड़े नेता के मन में भी अपने अपने निजी चुनाव को लेकर किस किस्म का तनाव है। अच्छा, अब आपका जो आखिरी वक्तव्य है, मैं फिर उसकी तरफ लौटता हूं कि ये वोट जो है वो ज्ञानेश कुमार के पक्ष में है या खिलाफ है। मैं ये कह रहा हूं कि इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को एक 5वां एलआई प्राप्त हुआ है। पहले अभी तक भारतीय जनता पार्टी इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के साथ, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के साथ और इंटेलिजेंस ब्यूरो के साथ और सीबीआई के साथ लड़ती थी चुनाव। वो उसके गठजोड़ पार्टनर होते थे। बिहार के चुनाव में भी था, इस चुनाव में बिल्कुल खुलकर है। चुनाव आयोग भारतीय जनता पार्टी का गठजोड़ पार्टनर है। इस बात की चर्चा हम लोगों ने कल भी की थी। पूरा जो कुछ एसआईआर नाम की चीज हुई है वो चुनाव आयोग ने की है और भारतीय जनता पार्टी ने उससे करवाई है। इसलिए एसआईआर में जो कुछ भी हुआ है उसकी जिम्मेदारी, अच्छा हुआ है तो उसका श्रेय भारतीय जनता पार्टी को है, खराब हुआ है तो उसका ठीकरा भारतीय जनता पार्टी के दरवाजे फूटेगा। ये लोग उससे नहीं बच सकते। जिन लोगों के वोट कटे हैं वो लोग इनको माफ नहीं करेंगे। और वोट थोड़े बहुत नहीं कटे हैं, 27 लाख लोगों के वोट तो संदिग्ध हैं। उनके बारे में अभी ये नहीं तय है कि वो वोट कटे हैं कि नहीं कटे हैं, लेकिन वो वोट नहीं डाल पाएंगे। वोट तभी डाल पाएंगे जब उनकी जांच हो जाएगी, उनकी सुनवाई हो जाएगी। इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने जो वो ट्रिब्यूनल्स बनाए थे वो ट्रिब्यूनल भी फ्लॉप हो गए। कुल मिला के 600 वोटों की देखभाल की सुनवाई वो कर सके, उसमें 139 वोट पाए गए कि ये इनसे वोट डलवाया जाए। मेरे वरिष्ठ मित्र हैं गौतम लाहिड़ी, बंगाल के परिस्थिति के ऊपर बड़ी गहरी नजर रखते हैं। कल उन्होंने मुझसे कहा था ये 139 वोट जो कि ट्रिब्यूनल्स ने रिलीज किए हैं, ये अपने आप में इस बात के प्रतीक हैं कि एसआईआर का असर बिहार के मतदाताओं पर क्या हो रहा है। उनका कहा मैं गारंटी लेता हूं तो 139 में से 139 वोट ही तृणमूल कांग्रेस को मिलेंगे, ये किसी और को वोट नहीं मिलेंगे। अच्छा, तो ममता बनर्जी का क्या कहना है? मुझे ये कहना यह है कि ये तो वोट एसआईआर के खिलाफ पड़ा है। ममता बनर्जी ने साफ तौर पर कहा है कि ये वोट जो है वो एसआईआर के खिलाफ पड़ा है, क्योंकि लोगों को अपना वोट बचाना है। जिनका वोट कट गया है उनके परिवारों ने उसके प्रतिवाद में वोट दिया है, और जिनके वोट किसी तरीके से आ गए थे उसमें, उनका वोट, उन्होंने अपने वोट को बचाने के लिए वोट किया है। और सारे देश में जितने भी बंगाली मजदूर थे, बंगाली कर्मचारी थे, वो सब ट्रेनें पकड़ पकड़ के या तो बंगाल गए हैं या भेजे गए हैं, और दोनों पार्टियों ने इसमें भूमिका निभाई है। तृणमूल कांग्रेस ने भी उनको बंगाल भेजा है और भारतीय जनता पार्टी ने भी उनको अपना वोटर मान के बंगाल भेजा है, ऐसा कि उसने बिहार में किया था। अब उन्होंने जाके किसको वोट दिया है नहीं कह सकते। मेरा मानना यह है कि इस वक्त बंगाल का मूड कुछ कह रहा है, उसको समझना चाहिए हम लोगों को और सारे देश को समझना चाहिए। देखिए, ये बात सही है कि बंगाल के चुनाव में हिंसा होती थी, देश के अन्य राज्यों के मुकाबले ज्यादा हिंसा होती थी, लोग मरते थे, बम चलाए जाते थे, गोलियां चलाई जाती थी, लाठियां चलाई जाती थी, सब कुछ होता था। लेकिन इसका क्या मतलब है? उस हिंसा को रोकने का क्या मतलब है? उस हिंसा को रोकने का क्या ये मतलब था कि आप 2.5 लाख पैरामिलिट्री को बंगाल में तैनात कर दें? पिछले लोकसभा चुनाव में सारे देश में जितनी पैरामिलिट्री तैनात की गई थी, उसका 3/4 हिस्सा जो है आप बंगाल में तैनात कर दें। आप सोचिए, पूरे बंगाल को ऐसा लग रहा है जैसे कि केंद्र सरकार ने पूरे बंगाल पे कब्जा कर लिया है। तो ये आपने क्या इससे स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव होता है? जैसे कि मान लीजिए किसी घर के ऊपर हमले का, गुंडों के हमले का अंदेशा हो, तो वहां पर पुलिस और सीआरपी आए, घर के सब लोगों को जमा करके एक कमरे में बंद कर दे और पूरे घर में बैठ जाए कब्जा करके, बजाय इसके कि उस घर के बाहर पहरा दे, वो पूरे घर पे ही कब्जा करके बैठ जाए कि भाई घर के ऊपर हमले का खतरा है, और घर वाले सिकुड़े हुए एक कोने में बैठे रहें। ऐसी सुरक्षा किसी को नहीं चाहिए। तो अब इसमें
मामला आर पार का होगा। अगर जैसा कि ममता बनर्जी कहती हैं वैसा हुआ तो भारतीय जनता पार्टी की सीटें 77 से घटकर कम से कम 50-55 रह जाएंगी। इसके ऊपर भारतीय जनता पार्टी नहीं जाएगी। और अगर जैसा कि नरेंद्र मोदी या अमित शाह दावा कर रहे हैं कि भाई उनके पक्ष में लहर चल रही है, तो उसके पक्ष में लहर चल रही है तो भारतीय जनता पार्टी फिर तो 2/3 बहुमत की तरफ चली जाएगी। लेकिन ऐसा कोई तार्किक कारण नजर नहीं आ रहा है। भाजपा ने बंगाल के लिए ऐसा कुछ भी नहीं किया है जिससे बंगाल में इतने लोग उनको वोट दें। 15 साल के शासन में ममता बनर्जी के कई ऐसे घटनाएं हुई थी, इसकी वजह से लोगों में उनके खिलाफ नाराजगी थी। जो आरजी केयर अस्पताल के अंदर जो घटना हुई थी, जो इसमें वो एक महिला डॉक्टर की हत्या हो गई थी उसके साथ में दुष्कर्म करने के बाद में, उसके बाद ममता बनर्जी की सरकार के खिलाफ काफी नाराजगी फैली थी वहां बंगाल में। लेकिन अगर भारतीय जनता पार्टी ममता बनर्जी की सरकार के खिलाफ जो एंटी इनकम्बेंसी थी उसका लाभ उठाने के लिए चुनाव लड़ती, आप समझ रहे हैं ना, उसका लाभ उठाने के लिए अगर वो चुनाव लड़ती तो उसको उसका लाभ मिल सकता था। भाजपा ने उसका लाभ उठाने के लिए चुनाव लड़ा ही नहीं है। भाजपा ने वहां एसआईआर शुरू करवा दी, और एसआईआर के चक्कर, एसआईआर भी इस तरीके से की गई जिसमें लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी का नाम लेकर 27 लाख वोट काट दिए गए। आप सोचिए, 27 लाख वोट काट दिए गए। और उससे पहले जो वोट कटे थे उनके तर्क दूसरे थे कि भाई उसमें जो 2 बार नाम आ गए, जो लोग अपने पते पे नहीं मिले या जिन लोगों का देहांत हो गया, एक तो वो आपने वोट काटे। उसके बाद ये जो 27 लाख वोटों की कैटेगरी है, ये बिल्कुल नई कैटेगरी है, ज्ञानेश कुमार जी ने इजाद की है कैटेगरी। इसीलिए मैं आपकी बात से सहमत हूं कि ज्ञानेश कुमार के पक्ष में चुनाव हो रहा है। 27 लाख वोट काट दिए। जिस आदमी का वोट कटा है उस आदमी के साथ 3 या 4 वोटर और जुड़े हुए हैं उसके परिवार के। अगर हम बहुत ही कंजूसी के साथ ये अनुमान लगाएं तो संकोच के साथ ज्यादा भी हो सकते हैं वो वोटर। मेरा मानना यह है कि इससे कम से कम 1 करोड़ वोटरों के ऊपर असर पड़ा है इसका, 27 लाख वोटर कटने का। और इसको कटना कहना भी ठीक नहीं कह सकते, क्योंकि अभी तो ये तो नहीं कहा गया है कि ये लोग वोटर नहीं है। ये कहा गया है कि इनका वोटर होना संदिग्ध है। अब वोटर होना संदिग्ध है तो इस चुनाव में वोट नहीं डाल पाएंगे। तो क्या अगले चुनाव में वोट डालने की कोई गारंटी लेता है इसका इनकी? क्या सुप्रीम कोर्ट लिख के देगा, क्या चुनाव आयोग लिख के देगा कि भाई अगले चुनाव में आप वोट डाल लेंगे? और जैसे ही वो लिख के देगा, वही सवाल होगा अगर अगले चुनाव में वोट डाल सकते हैं तो इस चुनाव में क्यों नहीं डाल सकते वोट? बहरहाल चुनाव का एक चक्र तो निकल गया, एक चरण तो निकल गया, उसमें तो वोट नहीं डाल पाए। दूसरे चरण के बीच में समय नहीं है बिल्कुल। कुल मिला के 5 दिन का समय है। 5 दिन के समय में वो तमाम ट्रिब्यूनल बैठेंगे, कितने, मेरे ख्याल से 600-700 लोगों की और सुनवाई कर लेंगे, और उसमें 100-150 वोट और 100-150 वोट और क्लियर होंगे। तो वो 27 लाख वोटरों की नागरिकता जो है वो अधर्म है। वो एक संदिग्ध नागरिक इन्होंने उनको बना दिया है। और अभी जनगणना हो रही है, पश्चिम बंगाल में भी जनगणना आएगी, होगी। वो संदिग्ध नागरिक जो है वो संदिग्ध नहीं होकर रह जाएंगे, बल्कि बाकायदा अनागरिक हो जाएंगे देश के। इतना इन लोगों ने, ये बहुत ही गंभीर मसला है संजय जी। ये चुनाव की जीत हार से तो जुड़ा हुआ है ही, लेकिन ये इसके परे भी जाता है। ये कहना कि केवल इसका महत्व चुनाव की जीत हार तक है, ये उचित नहीं है कहना। ममता बनर्जी के चुनाव जीतने की बहुत ज्यादा उम्मीद है। मैं इस बात को मानने के लिए बिल्कुल तैयार हूं। जितने भी मेरे मित्र हैं, जो भी हैं, कहीं से भी मुझे ये इनपुट नहीं मिला है कि भारतीय जनता पार्टी इस चुनाव को जीत सकती है। ये जरूर भाजपा के समर्थक कहते हैं कि भाई हमारे 77 सीटें आई थी, तो हो सकता है हम इस बार 100 सीटें आ जाएं, 105 सीटें आ जाएं, 110 सीटें आ जाएं। ज्यादा से ज्यादा इतनी बात करने की कोशिश करते हैं। लेकिन सरकार बना पाएगी भारतीय जनता पार्टी, इसका तो कोई मौका है ही नहीं, बशर्ते उनके खिलाफ कोई एक ऐसी, उनके पक्ष में कोई एक आंधी चल रही हो जिसमें लोगों ने तय कर लिया हो कि ममता बनर्जी को सत्ता से हटाना है और भारतीय जनता पार्टी को सत्ता में लाना है। तो इस वक्त बंगाल का चुनाव सारे देश के लिए एक सबक बनकर सामने आया है कि आप निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव कराने के लिए किस तरीके से एक पूरे राज्य के ऊपर कब्जा कर लेते हैं। लोगों को डराने के लिए पूरे राज्य में सड़कों पर
अर्धसैनिक बलों के बूटों की पदचाप जो है वो गूंजने लगती है। हर तरफ बंदूक होती है, पिस्तौल और बंदूक हर तरफ होती है। और उसके बाद गोदी मीडिया इस प्रकार का प्रचार करता है कि इस बार हिंसा की घटनाएं कम हुई हैं, इस बार हिंसा की घटनाएं कम हुई हैं, इसलिए ये ठीक ही हुआ है कि वहां पे इतना ज्यादा लगा दिया गया, इतने ज्यादा अर्धसैनिक बल लगा दिए गए। जिस दिन इन लोगों को पता चलेगा कि अर्धसैनिक बल इतने ज्यादा लगाए जाते हैं, तो वो इसलिए नहीं लगाए जाते कि आपको कोई गलत काम रोकना है, बल्कि इसलिए लगाए जाते हैं ताकि आप गलत काम को अर्धसैनिक बलों की तैनाती की आड़ में कर सकें। बिल्कुल ठीक कह रहे हो। और जितनी लहर की बात कर रहे हैं आप कि एक लहर चल रही है, वो लहर तो देखने को यहाँ तक मिली कि भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को लोगों ने दौड़ा लिया, वीडियो वायरल हो रहा है, उसको पिटाई कर रहे हैं लोग। प्रत्याशी है, चुनाव लड़ रहा है, लेकिन लोग, गांव के लोग पीट रहे हैं उसको। तो इसका एक वीडियो से झलक आ रही है कि लहर है किसकी, गुस्सा किसके प्रति है। मैंने कहा ना, बंगाल की अस्मिता का सवाल देखिए, बन गया था। लहर जब किसी पार्टी के पक्ष में या किसी के विपक्ष में लहर होती है, जब इनकम्बेंट पार्टी यानी जो पार्टी सत्ता में है उसके खिलाफ एक लहर होती है, विपक्षी दल को जिताने के लिए लहर होती है, तो एक दूसरे तरह की आवाज जमीन से आती है। वो आवाज तो कम से कम किसी को नहीं सुनाई दी। देखिए, बंगाल में केवल टीएमसी और भारतीय जनता पार्टी के सपोर्टर ही सक्रिय नहीं है। बहुत से ऐसे ऑब्जर्वर्स बंगाल के चुनाव को नजदीक से देख रहे हैं, जो कि ना उन्हें ममता बनर्जी से बहुत ज्यादा वो है, ना ममता बनर्जी से बहुत ज्यादा हमदर्दी है, और ना ही भारतीय जनता पार्टी से बहुत ज्यादा हमदर्दी है। वो वास्तव में देखने गए हैं। अब आप देखिए, सी वोटर वाले हैं यशवंत देशमुख, वो लगातार आज तक के ऊपर अपना अपना मिलिंद खांडेकर के साथ बातचीत में लगातार अपने ट्रैकर के बारे में बता रहे हैं। तो उनका मैंने पूरा ट्रैकर सब सुना। उन्होंने कहा कि ज्यादातर संभावना ममता बनर्जी के ही जीतने की है। ममता बनर्जी चुनाव में निश्चित रूप से आगे हैं। भारतीय तो बड़ा कमाल करके दिखाना पड़ेगा। एक अमिताभ तिवारी हैं, उन्होंने भी कहा है कि जब तक ममता बनर्जी के हिंदू वोटों में से 8-10% वोट भारतीय जनता पार्टी नहीं छीनती, जो कि बहुत बड़ा मतलब वो बहुत बड़ी संख्या है, तब तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने की वहां पे कोई संभावना नहीं है। तो ये सब भारतीय जनता पार्टी बंगाल में हमेशा ही बहुत ज्यादा शोरगुल बहुत मचाती है। हल्ला गुल्ला मचाने में भाजपा एक्सपर्ट है। हल्ला गुल्ला बहुत मचाती है, लेकिन नतीजे कभी भी उसके हल्ले गुल्ले के मुताबिक नहीं आते। अबे जी, बंगाल का चुनाव देश की राजनीति पर कितना असर डालेगा? अगर जीतती है बीजेपी तो मोदी का कद, हारती है तो मोदी का कद, इस पे देखिए, कितना अगर असर? भाजपा जीत गई वहां बंगाल में चुनाव, तो देश की राजनीति हमेशा हमेशा के लिए बदल जाएगी। फिर भाजपा के लिए केवल एक ही गढ़ रह जाएगा जीतने के लिए, वो है तमिलनाडु और केरल, बस। उसके बाद देश में कुछ भी जीतने के लिए नहीं रह जाएगा। और भाजपा के पास और मोदी के पास एक टेक्नोलॉजी तो है, एक बार वो सत्ता में आ जाते हैं, फिर सत्ता से उनको हटाना मुश्किल हो जाता है। फिर वो इस तरीके से पूरे तमाम संस्थाओं के ऊपर, व्यक्तियों के ऊपर, प्रभावशाली लोगों को अपनी तरफ कर लेते हैं, हर हथकंडा अपना के, डरा के या प्रलोभन दे के, या लोगों को लगने लगता है कि इसी पार्टी के साथ जाने में लाभ है, फिर वो वहां पर पूरी तरीके से जम जाते हैं। अगर बंगाल में भारतीय जनता पार्टी को सत्ता प्राप्त हो गई, तो वो सत्ता भी उसी तरीके से सत्ता पे उसी तरह से कब्जा करके बैठ जाएंगे जिस तरह एक जमाने में सीपीआई-एम बैठ गई थी, या एक जमाने में ममता बनर्जी बैठ गई सत्ता पर कब्जा करके। भारतीय जनता पार्टी फिर बंगाल की सत्ता से आसानी से नहीं हटेगी। फिर पूरे उत्तर पूर्व पे उसका कब्जा हो जाएगा। उत्तर भारत की सबसे बड़ी ताकत वो है ही, मध्य भारत की सबसे बड़ी ताकत है, और पश्चिमी भारत की भी सबसे बड़ी ताकत है। केवल दक्षिण भारत उसके लिए रह जाएगा। फिर यही मॉडल जो बंगाल में इस्तेमाल किया गया है, इसी मॉडल को फिर एक दिन वो केरल में और तमिलनाडु में भी इस्तेमाल करते हुए दिखेगी। कर्नाटक में पहले से ही भाजपा एक ताकत है, चुनाव नहीं जीत पाई पिछली बार, ये बात सही है। और तेलंगाना में भी भाजपा के पास कुछ ऐसी शक्तियां हैं जो कि आगे जाके भाजपा को बढ़ा सकती हैं। तो दो प्रांत उसके भाजपा के पास रह जाएंगे। दक्षिण भारत का देखिए हृदय स्थल जो है वो तमिलनाडु है और केरल। और ऐसा माना जाता है, एक हमारे मित्र हैं, उन्होंने आज बड़ी अच्छी बात कही मुझसे। उन्होंने कहा कि देश का दिमाग 3 प्रांतों में है, बंगाल में, तमिलनाडु में और केरल में।
जो इंटेलेक्चुअल फोर्स हमारे देश में आती है वो इन 3 प्रांतों से आती, और भाजपा के पास ये तीनों ही प्रांत नहीं है। एक बात है। और तीनों ही प्रांत जो हैं इनमें एक उपराष्ट्रीयता की, मतलब अपनी भाषा और संस्कृति के प्रति बहुत गहरा प्रेम जो होता है, राष्ट्रीयता की भावना बड़ी प्रबल है इन तीनों प्रांतों। ये उत्तर प्रदेश जैसे, मध्य प्रदेश जैसे फर्जी तिकड़म करके, अंग्रेजों की तिकड़म करके बनाए गए प्रांत नहीं है ये। उत्तर प्रदेश का क्या सांस्कृतिक चरित्र है, या मान लीजिए जैसी सांस्कृतिक अस्मिता बंगालियों में है, जैसी सांस्कृतिक अस्मिता तमिलियों में है, तमिलों में है, जैसी सांस्कृतिक अस्मिता आंध्र प्रदेश में है, जैसी मलयालम में है, उस तरह की सांस्कृतिक अस्मिता तो यहाँ पे नहीं है। गुजरात में भी एक सांस्कृतिक अस्मिता है काफी प्रबल किस्म की, उड़ीसा में भी सांस्कृतिक अस्मिता है, लेकिन वो आपको उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में मिलेगी, हरियाणा में मिल जाएगी आपको सांस्कृतिक अस्मिता। पंजाबी होना, पंजाबीपन एक वो है बात, लेकिन यूपी में क्या है मतलब, और मध्य प्रदेश में क्या है? ठीक बात है। इधर चुनाव चलने के जमाने में तो देश, इन प्रांतों के नाम भी उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश नहीं थे। इधर चुनाव चल रहे थे, उधर विश्वगुरु जी के माई बेस्ट फ्रेंड ने भारत और चीन को बस माँ बहन की गाली नहीं दी, सब कुछ कह दिया। हिम्मत नहीं पड़ी भारत सरकार की निंदा करने की, हिम्मत कैसे पड़ी ट्रम्प साहब तुम्हें ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करने के लिए? विदेश मंत्रालय प्रवक्ता कह रहे हैं हमने उन रिपोर्टों को देखा है। कितना बेइज्जत कराएंगे हमारे विश्वगुरु जी, ये ट्रम्प से कह क्यों नहीं पा रहे? तुम्हारी हैसियत, तुम्हारी औकात क्या है? तुम्हें ईरान ने ठीक कर दिया, हमसे टकराओगे तुम, हम बहुत बड़े हैं ईरान से। ये वो ट्रम्प गाली दे रहा है, हम चुपचाप बैठे हुए, वो हथकड़ी बेड़ी लगा के बैठे, चुपचाप बैठे हुए। और वो ऐसा कौन सा फोटो वीडियो एपिस्टीन फाइल में आगे आवाज ही नहीं निकल रही है? हाँ, अब पुराना एक वक्तव्य है जो उसने दोबारा ट्रम्प ने जारी किया है। अच्छा, जब यहाँ पे बहुत नाराजगी देश में फैली तो यहाँ पे दूतावास वाले लोग वहाँ रिपोर्ट भी करते हैं कि भाई आपके इसकी बड़ी यहाँ पे हंगामा है, अपोजिशन इस बात को बहुत उठा रहे हैं। तो ट्रम्प ने फिर एक और वक्तव्य जारी कर दिया। वो तो अर्धविकसित टाइप का आदमी है, उसने फिर वहां एक वक्तव्य जारी कर दिया। उसने कहा नहीं, वो भारत हमारा बड़ा अच्छा दोस्त है और वो उनके प्रधानमंत्री हमारे बड़े अच्छे मित्र हैं। बस अब जो वक्तव्य जारी होते ही यहाँ फिर बल्ले बल्ले यहाँ पर भगड़ा करने लगे गोदी मीडिया वाले। एक तरफ थप्पड़ मारता है, फिर सहला देता है और ये तुरंत भांगड़ा करने लगते हैं। बहुत ही नाक कटा दी, किसी उम्मीद नहीं थी कि इस हद तक नाक कटाएगी। और बहुत शुक्रिया अभय जी, देखते हैं रिजल्ट क्या आता है, फिर चर्चा करेंगे हम लोग। थैंक यू। बिल्कुल। ये थे अभय दुबे जी। आप कल्पना करिए कि आप भक्त भी हैं, तब भी सोचिए, देश की खातिर सोचिए। ट्रम्प हमारे लोगों को हथकड़ी और बेड़ी लगा के वापस भेजते हैं, हम खामोश रहते हैं। आज उन्होंने भारत और चीन को गालियां दी हैं, हम कुछ कह नहीं पा रहे। हमारी इतनी हैसियत नहीं बची हम कहें कि ट्रम्प तुम अपनी औकात में रहो। ईरान ने तुम्हें तुम्हारी औकात याद दिला दी, भारत ईरान से बड़ा है, तुम्हारी हैसियत कैसी है हमारे देश के लिए? कुछ कहो। मुझे नहीं समझ आता है एपिस्टीन फाइल में कौन सा फोटो, कौन सा वीडियो ऐसा है जो सब लोग डर गए हैं, बोल नहीं पा रहे, ट्रम्प को जवाब नहीं दे पा रहे। बंगाल में दहाड़ रहे हैं, बंगाल में ज्ञानेश कुमार ने बेईमानी के रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं, लेकिन नतीजा रिकॉर्ड मतदान से पहले ही झलकने लगा है। कैसी लगी बातचीत बताइएगा जरूर, आपका अपना चैनल है, साथ दीजिएगा। शुक्रिया, थैंक यू।